Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. तो आज हमारे साथ गौरी देवरे हैं। इनका यूपीएससी में अभी 759 रैंक आया हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि गौरी ने क्या स्ट्रैटेजी रखा था इस बार यूपीएससी में एंड व्हाट इज द थिंग्स विच शी हैज डन डिफरेंटली सो एज टू इम्प्रूव हर मार्क्स एंड गेट अ रैंक इन द मोस्ट सीक्रेट पीडीएफ ऑफ द कंट्री और ऑफ द वर्ल्ड और ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज यूपीएससी। तो गौरी, पहले आपका वेलकम। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। या आपने पिछले बार भी मेंस दिया हुआ था? जी सर, ये मेरा दूसरा मेंस था। हाँ। और पहला इंटरव्यू और सिलेक्शन। ओके, तो पिछले बार आपने मेंस दिया था, आपको इंटरव्यू का कॉल नहीं आया था? जी सर। इस बार आपने जब मेंस दिया तो क्या अलग किया? अगर मैं पेपर वाइज जाऊँ तो ऐसे के बारे में पूछना चाहूँगा, जो हमारा पेपर होता है जी। तो उसमें क्या किया आपने ऐसा अलग कि आपके मार्क्स बढ़े हैं? इस बार कितने मिले आपको ऐसे में? जी सर, मेरा 110 स्कोर है इस बार एसए में। हाँ। और काफ़ी अच्छे मार्क्स बढ़े। 26 मार्क्स सर मेरे इंक्रीज हुए। काफी बड़ा जंप है। जी सर, बहुत बड़ा जंप है। मतलब पिछली बार ऐसे बोलूँगी मैं कि ब्लेंडर ही किया था शायद हमने। हाँ। और इस बार एवरेज तो मार्क्स आ गए सर। ओके, तो और क्या किया ऐसा अलग? जी सर। सर मैंने पिछली बार जब ऐसे प्रैक्टिस किए थे तो 2 ऐसे प्रैक्टिस किए थे सिर्फ। हाँ। प्रीलिम्स मतलब मेंस, प्रीलिम्स टू मेंस जो टाइम रहता है उसके Correct. में। तो सर 2 ऐसे मतलब कुछ भी नहीं है सर प्रैक्टिस अगर देखा जाए तो। और पता नहीं कहीं मन में ऐसा फॉल्स कॉन्फिडेंस था सर कि हो जाएगा 110 तो आ ही जाएंगे, ऐसा मन में था। लेकिन वैसे आए नहीं सर। होप था वो बस। जी सर। हाँ। और कुछ ऐसा रैशनली कुछ एनालाइज भी नहीं किया है। करेक्ट। पता भी नहीं है। और मन में था कि हाँ, लोगों के आते हैं, टॉपर्स का इससे देखा था तो हमारे भी आप बन जाएंगे ऐसा। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं सर। और ब्लेंडर ही हो गया, ऐसा बोलूँगी कि बहुत कम मार्क्स आया करके। इस बार सर मैंने इससे की प्रैक्टिस, जो पिछली बार मिस्टेक की थी, तो इस बार सर मैंने लगभग 35 से लेके 40 तक स्ट्रक्चर्स बनाए थे। Okay. 10 ऐसे मैंने लिखे। हाँ। और 35 से 40 टोटल हाँ। स्ट्रक्चर बनाए थे इससे Okay. कि अगर एक टॉपिक अगर हम लेते हैं हाँ। तो उस टॉपिक पे मैं कौन से डायमेंशंस पे लिखूंगी। करेक्ट। कितना डेप्थ में जाऊंगी। करेक्ट। और उसको एनालाइज करने की, वो टॉपिक को एनालाइज करने की कोशिश करूंगी। Okay. जैसे हम बोलते हैं कि जैसे अनियन है तो जैसे पीलिंग करते हैं हम Correct, उसका, correct. तो एक लेयर लेयर निकाल के जाते हैं। तो इस तरीके से वो ऐसे को अनफोल्ड करके जाना है। करेक्ट। तो और ये शुड बी, ये फ्लो में होना बहुत जरूरी है सर। एक नेचुरल प्रवाह होना चाहिए। जी, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कहीं से उठा के लेके आ रहे हो चीजें, बीच में कुछ कॉपी पेस्ट नहीं लगना जी, चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए। और कुछ सर ऐसे एक ऐसा टॉपिक है ना सर कि जिसमें आपको आप जो है ना वो दिखाने का आपको मौका मिल जाता है। ओरिजिनलिटी दिखता है। जी सर। मतलब आपकी पर्सनालिटी क्या है। जैसे मुझे ऐसा लगता है सर, मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल बेंड मेरे में है। और वो मुझे इंटरेस्ट भी है सर। तो कहीं ना कहीं मेरे एग्जाम्पल से या एक थिंकिंग जिसे बोलते हैं हम, वो एक लाइन अगर तुम लिख देते हो और उसे एक्सप्लेन कर देते हो तो पता चल जाता है कि दैट गर्ल शुड बी लाइक दिस और दैट बॉय शुड बी लाइक दिस। तो एक निबंध, जैसे मराठी में जैसे और हिंदी में भी निबंध ही बोलते हैं, तो जिसको बंधन ही नहीं है, ऐसी वो चीज है। करेक्ट। तो ये अगर लिटरल मीनिंग अगर समझ में आया ना, दिमाग में ये क्लियर होगा ना, इतना क्लैरिटी रहेगा ना, तो सर हम अच्छा इससे लिख सकते हैं रादर देन मेकिंग इट कॉपी पेस्ट। लोग सर अक्सर बोलते भी है कि हमने इंट्रोडक्शन तैयार करके रखे हैं। सर हमने भी ऐसे इंट्रोडक्शन तैयार करके रखे थे। हाँ। लेकिन सर पता नहीं एक्चुअल एग्जाम में सर टॉपिक देख के ही हमें वो टॉपिक से रिलेटेड ही इंट्रोडक्शन याद आ जाती है। Correct. जो हमने बनाया है वो कभी हमें याद ही नहीं रहा। Correct. ऐसा लगता है कि पता नहीं ये रिलेट भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि खुद की एक स्टाइल होनी चाहिए लिखने की। करेक्ट। और उसके ऊपर तुमने बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है, रादर देन कॉपिंग इट फ्रॉम द टॉपर्स कॉपी और समथिंग एल्स। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गौरी आज कि ऐसे जो है ये आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है, बच्चों का रॉन्ग जो अप्रोच हो जाता है, स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाता है, वो जीएस के पर्सपेक्टिव से देखना चालू कर देते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कवर कर लेता हूँ, जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव कवर कर लेता हूँ, पॉलिटिकल, लीगल, एथिकल,
तो ऐसा न होते हुए आपका चिंतन क्या है, जी आपका एनालिसिस क्या है वो टॉपिक के बारे में, सही बात है। कितना डेप्थ में आप जा रहे हो जी और कितना फ्री फ्लोइंग वो रहता है, जी वो अगर उस पर फोकस करोगे, डायमेंशन एक दो कम भी होगा, चल जाता है चल सर। जाएगा, इस मार्क्स मिल बार जाएगा। सर हमने ज़्यादा डायमेंशंस लिखे भी नहीं है, ओके, लेकिन सर टॉपिक से रिलेवेंट जो जो थिंकिंग हमें आती गई वो हम लिखते गए, मतलब आपने बेसिक जो स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बना पढ़ा के। था जी बुक्स, उसका फायदा हुआ? जी सर, जैसे कैसा हो जाता है कि जीएस में जो हम पढ़ाई करते हैं हाँ, तो कहीं ना कहीं उसमें जैसे स्टैटिस्टिक्स कुछ मिल जाते हैं हमें करेक्ट, कि गर्ल्स लेबर फोर्स में गर्ल्स पार्टिसिपेशन, वुमेन पार्टिसिपेशन कितना है फॉर करेक्ट, एग्जांपल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें काम में आ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रांग होगा तो ही इससे स्ट्रांग होगा, करेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है सर। करेक्ट। तो काफ़ी आपने इम्प्रूवमेंट किया है ऐसे में, और बहुत ही आपके जो इंसाइट्स है ऐसे के बारे में वो इम्पोर्टेंट है। अब मैं आता हूँ GS1 के ऊपर, जी जो सर। जनरल स्टडीज़ 1 पेपर है हमारा, जिसके कंपोनेंट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी है। हम्म। तो इसका कोई स्ट्रैटेजी मुझे आप बता सकते हो क्या हिस्ट्री के लिए? मैं आपसे इससे पहले संवाद कर रहा था, तो हिस्ट्री के लिए कुछ अलग आपका स्ट्रैटेजी था, आप बता रहे थे। जी सर, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जैसे मैं कोट करूँगी कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम सभी पढ़ते हैं। तो उसमें सर मैंने स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स के टाइम में पढ़ा था। मेंस के टाइम में सर जो मैप्स है, जैसे मैंने हिस्ट्री के लिए मैप्स बनाए थे। वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, तो वो हम मैप पे भी दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये मूवमेंट हुई थी। करेक्ट, तो इस तरीके से सर मैंने हिस्ट्री में एक स्ट्रेटेजी ये यूज़ की थी। ओके, और दूसरा जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी तो पढ़े ही थे, और साथ में सर ज्योग्राफी के भी मैंने मैप की नोटबुक बनाई थी, जिसमें सारे मैप्स मेरे रेडी थे। जैसे एल नीनो पे क्वेश्चन आएगा तो ये मैप रहेगा। वेरी गुड। ठीक है, जैसे क्या होता है, स्टॉर्म्स आ जाते हैं और थंडर स्टॉर्म्स जिसे हम बोलते साइक्लोन हैं, हो सकते हैं। साइक्लोन है। तो ये सबके जो फिगर्स है वो बना के रखे थे, ताकि एक एज जो बोल सकते हैं आधे मार्क्स का एज सर बहुत हो बहुत जाता बड़ा है। एक क्वेश्चन में आधे मार्क्स ले लोगे, 20 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स तो एक पेपर में ही बढ़ गए, बढ़ जाएंगे। 4 पेपर के 40 मार्क्स हो गए। करेक्ट, तो इस तरीके से सर ज्योग्राफी में किया था। बेसिक बुक तो एनसीईआरटी ही रखा था, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसमें बहुत अच्छे से आ जाती है। और कुछ कुछ टॉपिक सर वहाँ से कवर नहीं हो जाते, तो इंटरनेट से मैंने सिलेबस पॉइंट को सर्च करते, ध्यान में रखते हुए सर्च करके प्रिपेयर किए थे। करेक्ट। और आपने सोसाइटी के भी नोट्स बनाए थे आपने? जी सर, हमने बनाए थे, लेकिन हम वो रिवाइज नहीं कर पाए थे। यस, लेकिन सर इनहेरेंटली मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोसाइटी के आंसर्स अच्छे लिख पाती हूँ, करेक्ट। और एक थोड़ा जैसे बोलते हैं ना हम कि बेंट उस नहीं, आपका साइड का हो। ग्रेजुएशन भी है, जी, उस साइड में है, और एक आपका BA हुआ हुआ है। जी, और एक Yes, आउट ऑफ इंटरेस्ट, पता correct. नहीं कि मैं अच्छा लिख पाती हूँ सोसाइटी Yes, के आपको आंसर इंटरेस्ट ही है उसमें। जी सर, इंटरेस्ट है। और आपने बताया था कि हिस्ट्री के लिए आपने NCERTs, जो न्यू NCERTs है, वो भी पढ़े हुए हैं आपने? जी सर, प्रीलिम्स के टाइम पे जो मटेरियल पढ़ा था वही मेंस के टाइम पे हमने दोहराया था। करेक्ट। तो जी सर। प्रीलिम्स में आपने 6th 7th 8th स्टैंडर्ड के आर पास्ट, जी, और और फिर 12th थीम्स के 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटीज। के थीम्स के जो जी NCERT सर। है। और जैसे आप बता रहे थे कि हिस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रोनोलॉजी, तो आपने सारे जी। क्रोनोलॉजीज भी? जी सर, मैंने इकट्ठा करी थी, क्योंकि हिस्ट्री इतना पढ़ने के बाद एंशिएंट टू मॉडर्न ध्यान में नहीं रह पाता। Correct. तो क्रोनोलॉजी का भी मैंने नोट्स बना के रखा था सर, गौ- एकदम शॉर्टली, या एक पेज। गौरी से बात करने के बाद हमको यही समझ में लेना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट का एक रिक्वायरमेंट होगा। जैसे हिस्ट्री के लिए क्रोनोलॉजी होगा, ज्योग्राफी के लिए से फॉर एग्जांपल उन्होंने मैप्स का जो पूरा स्टडी किया हुआ है, या फिर अगर आप देखते हो सोसाइटी के लिए उनके कीवर्ड्स हैं उनके पास, या फिर उनका इंटरेस्ट है वो क्षेत्र में। तो हर एक सब्जेक्ट का जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करोगे, एज लाओगे, तो ही एग्जाम पास होने वाला, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, राइट। GS2 की तरफ जाते हैं अभी हम गौरी। जी सर। तो GS2 आपका ऑप्शनल भी PSR था, जी सर। तो कहीं ना कहीं आपको ये GS2, जिसमें पॉलिटी होता है, गवर्नेंस होता है, सोशल जस्टिस है और इंटरनेशनल रिलेशंस का ये सब्जेक्ट है, पूरा पेपर है, तो कंफर्ट लग रहा था आपको? GS2 कैसे लग रहा था आपको, क्या स्ट्रैटेजी सर था? कंफर्ट तो नहीं बोलूंगी, हाँ। यूपीएससी कोई कंफर्ट वाली तो बात है नहीं। कभी कभी हम हमारे होम ग्राउंड में ही आउट हो जाते हैं जैसे। हाँ सर, ऐसा होता है, अक्सर हाँ, होता है। हाँ, अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो तो हो सकता है ये चीज़। ओके, सर GS2 में हमने
एक तो सबसे पहले मतलब मैं ओवरऑल जीएस के लिए बोलूँगी सर कि क्वेश्चन क्या पूछा है, हाँ, ये ध्यान में रखो। डिमांड ऑफ द जो क्वेश्चन। पूछा है वो लिखो। करेक्ट। मैं बच्चों का देखती हूँ सर, इतना लिख डालते हैं, जो काम का नहीं वो भी नहीं, जो नोट्स पूछा है जो वो नोट्स लिखो। में है वो लिख के आते हैं, हाँ, ऐसा नहीं होना और चाहिए। जी जो सर। पूछा है वो नहीं लिख रहे जी हैं, ऐसा सर। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पहचानना बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट। पहचानना बहुत ज़रूरी है और वो लिखना उस हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो जीएस2 में सर वो स्पेसिफिकली मैं बोलूँगी कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो पूछा है वो लिखना है। ठीक ओके, है, आइडेंटिफाई करना है। 2-3 3-3 लाइन का क्वेश्चन हो जाता है, कभी-कभी क्या पूछा है यही भूल जाते हैं। करेक्ट, और 2-3 सब क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें। यस, सारे के सारे सब क्वेश्चंस एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ-साथ सर केसेस, जैसे हम जजमेंट्स बोलते हैं, केस लॉज, तो वो एक इम्पॉर्टेंट क्या क्या बोल सकते हैं कि एडिशनल आपके फ्लेवर दे सकता है आपके आंसर्स के करेक्ट, लिए। और आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशंस के वो लर्न करना भी बहुत ज़रूरी है। वो आंसर्स में आप रखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि वो जीएस2 का पेपर है, ना कि करेक्ट, कोई सिर्फ जितना पूछा है उतना तो लिखना है, करेक्ट, लेकिन उसके लिए हम दाखिला देना बोलते हैं, वो वाली भी बात होना बहुत यू हैव टू ज़रूरी सब्सटेंशिएट इट। और जैसे आप जी बता रहे सर। थे कि आपने आर्टिकल्स हर एक आंसर में लिखे हुए हैं, केस लॉज लिखे हुए हैं आपने, जी सर। और आपने उसको बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चरिंग भी किया है और प्रेजेंटेशन भी किया हुआ है। जी सर। आप बता रहे थे कि बॉक्स आपने जी, बनाया है। बॉक्स बनाया है। क्योंकि सर हमारी हैंडराइटिंग इतनी कोई अच्छी भी नहीं है कि मतलब कोई एकदम उस पे फिदा हो जाए, ऐसा भी कोई हैंडराइटिंग है नहीं, या कोई एकदम नीटनेस इतना अच्छा भी नहीं है। कुछ कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा नीटनेस होता है। करेक्ट, तो आपका स्पेशलिटी क्या है, आपका क्वालिटी क्या है, इस पे काम करो। तो हमारा जो स्पेशलिटी था तो हमने उस पे काम करने की कोशिश की थी सर। करेक्ट, करेक्ट। और कीवर्ड्स भी काफ़ी आपने जीएस2 में लिखे हुए हैं, आईआर में स्पेशली। जी सर, आईआर में हमने वो ट्राई किया था। आईआर के क्वेश्चंस हमने इस बार पहले लिखे थे। 4 क्वेश्चंस बनते हैं, करेक्ट, 9, 10, 19, 20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो। तो वो आपने स्टार्ट ही लिखना आईआर से किया जी जी क्योंकि आपका सर। वो कंफर्ट जोन है। जी सर, पहले आईआर के लिखे कीवर्ड्स अच्छे से यूज करने की कोशिश की है। अभी सारे क्वेश्चंस में तो आप नहीं कर सकते, करेक्ट, क्योंकि जैसे इस बार सर एक क्वेश्चन बना था, आईएमओ पे एक क्वेश्चन था। तो आईएमओ तो कोई प्रिपेयर नहीं करता सर, पता भी नहीं था कि आएगा ऐसा। बेसिक प्रीलिम्स में जितना मालूम है उतना मालूम है। करेक्ट, तो इधर उधर का सब नॉलेज इकट्ठा करना है, पूरा ज्ञान उसमें देना है, लेकिन रेलिवेंट ज्ञान देना है। ऐसा करेक्ट, नहीं कि कुछ भी डाल दिया, ऐसा डंपिंग नहीं करना है। नहीं। हाँ, क्या इस क्वेश्चन को रेलिवेंट है, देन गो फॉर इट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अभी जीएस3 पे आ जाए हम। जी सर, बिल्कुल। तो जीएस3 इकोनॉमिक्स, काफ़ी लोगों का सिरदर्द होता है ये, जी कंसेप्ट समझ में नहीं आते, करे तो क्या करे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़े। जी। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रखा था आपने? सर इकोनॉमी जैसे हमने पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रीलिम्स के लिए कोर इकोनॉमी के सवाल आते हैं, कॉन्सेप्चुअल। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है सर। मेंस में सोशल इकोनॉमी जिसे हम बोल सकते हैं, वो वैसे टाइप के सवाल बन के तो आते हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत जी, इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू एनालिसिस तो सर अक्रॉस एग्जाम इम्पोर्टेंट है। ओके, ट्राई करें जितना हो सके, लेकिन ओवर भी ना करें। करेक्ट। ऐसा। तो जीएस3 में सर इकोनॉमी के लिए हमने टॉपर्स के ही नोट रेफर किए थे। एनवायरनमेंट के लिए सर हमने कीवर्ड्स निकाले थे, विजन के जो बुकलेट आते हैं जी, उनमें। उससे कीवर्ड्स निकाले थे। और रिवाइज नहीं कर पाए, एक बार रिवाइज किया था। एक बार रिवाइज करने के बाद सर याद तो रह गया था। 2-3 कीवर्ड्स मैंने एक्चुअल एग्जाम में यूज भी किया है। और सिक्योरिटी के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमने नोट्स बनाए थे सर। क्योंकि उसमें कैसा है सर कि पता रहता है कि क्या सवाल आ सकता है, एक ट्रेंड आप जी। निकाल सकते हो उसके सारी ऊपर। चीज़ें आप ऐसे भगवान हवाले तो नहीं रख सकते, पेपर कंप्लीट नहीं हो जाएगा फिर। तो सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स बना के उस हिसाब से चीज़ें की थी। करेक्ट। जीएस4 में आपको कितने मार्क्स आए हुए हैं? सर 111 मार्क्स हैं मेरे। अच्छे मार्क्स है काफ़ी जी जीएस4। सर। तो और उसके लिए क्या काफ़ी क्या? इम्प्रूवमेंट भी है सर। पिछले बार 81 है, इस बार 111 है। बहुत बढ़ गए आपके तो मार्क्स। जी सर, क्योंकि इसमें सबसे पहले मुझे एक बात समझ में आई थी। आपने क्या स्ट्रेटेजी यूज किया था, केस स्टडी या फिर थ्योरी पहले? केस स्टडी लिखे थे केस सर, स्टडी क्योंकि लिखे। वो बहुत बड़ा हो जाता है, सर दर्द पहले ही खत्म हो जाएगा। करेक्ट। 1.5 घंटे में खत्म हो गया। तो क्या है, फिर एक क्वेश्चन 2 पेजेस लिखने आगे पीछे वाले। करेक्ट। तो सबसे पहली बात है एथिक्स पेपर के लिए, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। सही बात है। तो
तुम्हें पता होना चाहिए कि ये केस स्टडी कितने मिनट में मुझे ख़त्म करनी है। करेक्ट। तो मैंने इस बार ऐसा किया था ना सर कि 1.5 घंटे इसके लिए, 1.5 घंटे केस स्टडी के लिए। तो एक केस स्टडी कितने मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए इसका भी मैंने हिसाब लगाया था। करेक्ट। और अगर नहीं होती है तो मैं उसी टाइम पे वो केस स्टडी छोड़ती थी। ओके। जी सर। लेकिन मैंने इस बार इतना प्रैक्टिस किया था एथिक्स का, क्योंकि बहुत ही कम नंबर्स बने थे जहाँ पे बच्चे ग्रिप लेके उनको एक 50, एक्स्ट्रा ज़्यादा मार्क में जी आ जाते हैं। तो इसीलिए हमने इससे एथिक्स में मेहनत की थी। और एथिक्स का सर फिर टाइम मैनेजमेंट जिसकी वजह से मैं आज ये स्कोर कर पाई हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो मैंने अच्छे से किया। जैसे लास्ट केस स्टडी का एक पेज छूट गया था और मेरा 1.5 घंटा खत्म हो गया था, तो मैंने सर छोड़ दिया वहाँ पे। मैं क्वेश्चंस की तरफ गई, क्वेश्चंस कंप्लीट किए और फिर क्वेश्चंस लिखते टाइम ये ध्यान रखा था कि 5 मिनट लास्ट के बचा के रखने हैं, एक पेज बाकी है हमारा। करेक्ट करेक्ट। तो फिर मैंने बाद में जाके वो कंप्लीट किया। ओके। टाइम मैनेजमेंट एकदम अच्छे से फॉलो किया, क्योंकि लास्ट टाइम वो ना होने की वजह से हमारे ऐसा नहीं था कि हमें एथिक्स का पेपर लिखना नहीं आ रहा था, हमने प्रिपेयर किया था। करेक्ट। तो इस बार वही मेजर फॉलो किया सर। करेक्ट। जी सर। तो एथिक्स में आपको अच्छे मार्क्स आए। एथिक्स में आप बता रहे थे कि आपने नोट्स बनाए हुए हैं, डायग्राम्स भी उसके लिए रेडी है आपके, जी सर। एग्जाम्पल्स रेडी है। जी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जी सर। क्योंकि डायरेक्टली आप डायग्राम एग्जाम में नहीं निकाल पाओगे। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल सोचने के लिए सर इतना टाइम ही कहाँ रहता है। ऊपर से 13 क्वेश्चंस आएंगे, 13 में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जो बिल्कुल नए रहेंगे, समझने के लिए टाइम हाँ, लग जाता है। ग्रास्प करने में तुम्हें थोड़ा एक जैसे बोल सकते हैं 30 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे। करेक्ट। तो कहाँ से डायग्राम मन में बना लोगे, पहले तो पता होनी चाहिए क्या बनाओ। एग्जैक्टली। जी। तो आपके सारे के एग्जाम्पल्स, डायग्राम, इसके लिए अलग से एक बुक बना के रेडी रखे थे जी आपने, रखे थे। सिलेबस वाइज? जी सर। और कैसा है कि सर ऐसा भी नहीं है कि ओवर कर देना है चीज़ें, डायग्राम्स और एग्जाम्पल। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, डायग्राम्स और एग्जाम्पल इतने लिख देते हो, क्वेश्चन की डिमांड ही पूरी नहीं कर पाते हो। Correct. ऐसा भी नहीं, बैलेंस रख के चीज़ें करनी है। करेक्ट। आपने अभी GS 1 2 3 4 हो चुका है, ऑप्शनल में जाने से पहले ये GS 1 2 3 4 के लिए इंट्रोडक्शन, काफ़ी बच्चे बोलते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन रेडी करके रखते हैं वो लोग। जी। तो आपका क्या स्ट्रैटेजी था इसके लिए? सर जीएस के लिए तो हमने नहीं रखा था वैसे। एथिक्स के लिए सर हमने बस किया था वैसे, जीएस में सिर्फ GS 4 मतलब एथिक्स के लिए किया था। इंट्रोडक्शंस क्या लिखेंगे, मतलब डेफिनेशन, जैसे एम्पैथी पे क्वेश्चन है तो वही लिखेंगे। लेकिन सर हमें पता नहीं वो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वाला जीएस के लिए इतना सही नहीं लगता, क्योंकि क्या हो जाता है ना कि सवाल बहुत घुमा फिरा के आ जाते हैं। इतना घुमा के क्वेश्चंस आएंगे तो Correct. कैसे पता चलेगा कि इस पे इंट्रोडक्शन बना के रखनी है। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस ही अच्छी करो कि 8 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, 10 मार्कर 7-8 मिनट्स में होना ही चाहिए। ओके। और GS 1 2 3 में कैसे स्ट्रैटेजी था? पहले आप 15 मार्कर कर रहे थे, 10 मार्कर करते थे? 15 मतलब सर हम पहले 11 से 20 जो 15 मार्कर होते हैं वो करते हैं। सॉरी सर, सबसे पहले 1 to 5 किए थे हमने। करेक्ट, वो पहले चेक होने हाँ, वाले हैं। इम्प्रेशन के फिर लिए 11 से 20 किए हाँ। और फिर 6 to 10 किए। 6 to 10 किया। इसका कुछ ब्रेकअप होता था टाइमिंग का? हाँ किया था सर। 15 मार्कर का हमें फिलहाल याद नहीं आ रहा है। 10 मार्कर के लिए हम 7 मिनट्स में एक पर क्वेश्चन इस तरीके से किए थे। ओके ओके। जी। अब आ जाते हैं आपके ऑप्शनल की तरफ। जी सर। उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया आपने। जी सर। आपका पिछले जो अटेम्प्ट का ऑप्शनल के मार्क्स कम थे काफ़ी। जी सर। राइट। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने 40 मार्क्स से ज़्यादा का एक इम्प्रूवमेंट किया है इसमें। जी सर। राइट। तो क्या अलग किया आपने? सर अलग मतलब सबसे पहले फिर से मैं यहाँ आऊँगी कि टाइम मैनेजमेंट। इस बार सर मेरा ऑप्शनल का पेपर 5 मिनट पहले कंप्लीट हुआ था। ओके। तो ये कब हुआ? जब मैंने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस किया था, एक्चुअल सिमुलेशन इन द लाइब्रेरी। करेक्ट। तो ये पहली बात की। दूसरी बात है सर, लिखा वही है, आज भी मैं वही नोट्स रेफर करती हूँ जो मैं फेल हुई थी तब की थी। करेक्ट। लेकिन अलग ढंग से लिखना है। वो अप्रोच मैंने इस बार थोड़ा चेंज किया था। क्वेश्चन की डिमांड क्या पूछे जा रहे हैं, वो कीवर्ड्स हमारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कभी कभी क्या हो जाता है ना सर, जीएस के पेपर खत्म हो जाते हैं, फिर जीएस और ऑप्शनल के बीच 5 दिन का गैप होता है। Correct. तो उसमें सारे नोट्स रिवाइज नहीं हो पाते। इस बार हमने पूरा ट्राई किया कि हम वो 5 दिन में सारे नोट्स रिवाइज करें। माइक्रो नोट्स बनाए थे क्या? जी बनाए सर। और इस तरीके से बनाए कि 5 दिन में रिवाइज होने ही चाहिए एट एनी हाउ। सर मेंस के टाइम पे मुझे
बुखार था, लिटरली मैं पहला पेपर लिख के आती थी और फिर वहाँ पे चटाई डाल के फुटपाथ पे सोती थी और सोते सोते पढ़ाई की थी, लेकिन कंप्लीट तो करेंगे। इस तरीके का एटीट्यूड थोड़ा मन में रखा था कि रिवाइज करना है तो करना है। तो ये थोड़ा हुआ था इस बार ऑप्शनल के लिए कि रिवीजन वो 5 दिन में बहुत अच्छा होना चाहिए। एक ही रिवीजन कर दो, कुछ लोग दो भी रिवीजन करते, 3 भी करते हैं, लेकिन एक भी करो, अच्छे से करो। आपका ऑप्शनल का मार्क्स बड़े हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग आपने जो ये अटेम्प्ट ने ज़्यादा किया है उसका भी रोल होगा। जी सर, जैसे पिछले बार हमने ऑप्शनल का पेपर 2 है, उसका एक भी पेपर नहीं लिखा था। इस बार हमने पेपर लिखे, तो पेपर लिखे तो पता चला कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। करेक्ट। जो एक्चुअल एग्जाम में होने वाली थी वो यहीं पे होगी। करेक्ट। तो ये सुधार पाए सर, और इसकी वजह से शायद ओवरऑल आपने अच्छे नोट्स बनाए, आपने अच्छा रिवीजन किया जी, आपने आंसर राइटिंग ज़्यादा प्रैक्टिस की। ऐसे का आप बता रहे थे 10 ऐसे लिखे और कितने जी स्ट्रक्चर्स बनाए आपने। जी सर। जीएस के भी आपने पेपर्स लिखे, कितने लिखे आपने जीएस के पेपर्स? सर जीएस के पर पेपर वैसे 1 2 3 हमने शायद 3 पेपर लिखे हैं और जीएस 4 के हमने 5 पेपर लिखे हैं। एग्जैक्टली। सो यू विल से दैट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इन दोज that time period between prelims and mains is very very important। जी सर, बिल्कुल मैं ऐसा बोलूँगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा पढ़ाई की तरफ चले ऐसा जाते नहीं होना चाहिए कि 2-3 मेंस आप फेल हुए हो और सेम वे में तुम रिपीटेडली आंसर राइटिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने मिस्टेक्स भी आइडेंटिफाई करके फिर आंसर राइटिंग करो। करेक्ट करेक्ट। जी सर। करंट अफेयर्स को कैसे हैंडल किया आप? सर मेंस में मैं बोलूँगी कि जैसे जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे हमने करंट अफेयर्स की पढ़ाई की। सारे मैगजीन्स हमने मेंस के लिए नहीं पढ़े थे वैसे सर। जैसे एनवायरनमेंट के लिए हमें लगा और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वहाँ पे लगा था कि करंट अफेयर्स का डिज़ास्टर ये पूछते हैं। तो वहाँ पे जैसे ज़रूरत है, जैसे नमक हम उतना ही डालते जितनी ज़रूरत है, उस तरीके से हमने किया था। करंट अफेयर जितना ज़रूरी है वो लिया था। उन्होंने जितना मटेरियल मार्केट में आ रहा है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं, आपको क्या रिक्वायर्ड है उतना पढ़ो बस। जी, आप देखो कि पूछे जा रहे हैं क्या सवाल, इस पे आएंगे क्या, तो पढ़ो। कुछ लोग करते हैं सर, विजन का मेंस 365 आ जाता है, कोई और क्लासेस के भी आ जाते हैं। आपने डिसाइड करना चाहिए कि ये काम का है या नहीं है तो करो, नहीं है तो नहीं करना चाहिए। करेक्ट जी। अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गौरी, आप जो बहुत से हमारे जो यहाँ पे व्यूअर्स हैं वो ये नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट देते होंगे, 2024 का प्रीलिम्स देते होंगे, तो नाउ लेस देन यू कैन से 40 डेज और अराउंड 40 डेज के आसपास बचे होंगे, क्या उनको सजेशन दोगे, क्या करना चाहिए उन्होंने? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि पढ़ाई के बारे में तो स्टैटिक के बुक्स अच्छे से रिवाइज करो, चाहे कितना भी टेढ़ा पेपर हो, लास्ट ईयर की तरह स्टैटिक अच्छा होगा तो पेपर निकलता है। हमारा भी बाउंड्री से ही निकला है, लेकिन निकला तो है ना। तो ये कब होता है, आप स्टैटिक का रिवीजन, लोग बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं करेंगे तो भी पेपर निकल जाएगा, ऐसा पेपर था। हो भी सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन पढ़ाई करोगे तो कॉन्फिडेंस तो आ जाता है ना। ये कॉन्फिडेंस पढ़ाई करने की वजह से ही आएगा। तो 3 रिवीजन रखो एक बुक की, इस तरीके का प्लानिंग होना चाहिए। दूसरी बात है सर, टेम्परामेंट जो हम बात कर रहे थे, मेंटल हेल्थ, वो अच्छा रखो। करेक्ट। कैसा भी पेपर आए, आड़ा टेढ़ा, सीसाइड का तो बहुत ही टफ पेपर था पिछले टाइम, लेकिन शांत रहो, जो होगा देखा जाएगा। फेल हुए तो फेल हुए, ये एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। सीसेट कैसे करना है, जो बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट हैं? जीएस की तरह पढ़ाई होनी चाहिए सीसेट की। करेक्ट, तभी उतना CSAT एफर्ट्स होगा। डालना है जी उसको। सर, बिल्कुल। मैंने जब ऐसे की बात किया, 250 मार्क्स का पेपर है, जीएस की तरह एफर्ट ही नहीं दोगे तो कैसे मार्क्स आएंगे। लाइकवाइज सीसेट क्वालिफाइंग है, इसका मतलब क्वालिफाइंग पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई जीएस की तरह ही करनी है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने, ये बच्चों ने समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको लाइटली लेकर फेल हो रहे हैं। जी सर। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी बच्चे फेल हो रहे हैं उसको, राइट। इंटरव्यू के बारे में, आपको इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स है, कितना है, 179 है आपको इंटरव्यू में। 179। तो क्या अलग किया आपने, क्योंकि हम देखते हैं यूजुअली जो महाराष्ट्र के बच्चे होते हैं वो अच्छे कम्युनिकेशन में नहीं होते, इंटरव्यू में कम मार्क्स आ जाते हैं और उसकी वजह से काफ़ी रैंकिंग डाउन हो जाती है उनकी। तो क्या ऐसे आपने अलग किया इंटरव्यू के लिए? सर अलग तो नहीं बोलूँगी, लेकिन अलग ढंग से किया ऐसा बोलूँगी। सबसे पहले तो सर
हमारी पर्सनालिटी ऐसी है कि है ना, हम इजीली घुल मिल जाते हैं और हमें पता चलता है कि आगे वाले को हमसे क्या जवाब चाहिए। ओके। तो ये जो समझना ये बहुत ज़रूरी है कि आगे वाला आपका आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है चीज़ों के लिए। तो एक ये चीज़, दूसरी सर चीज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें सर इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था कि SC/STs का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या इम्प्रूव हो रहा है क्या गौरी, ऐसा एक मैडम थे उन्होंने पूछा था। तो हमने 1-2 पॉइंट उनको सब्सटेंशिएट करके बताया पहले कि जी इस तरीके से हो रहा है। सडनली प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर होगा ना आपके पास तो अच्छा पॉइंट सूझेगा। जैसे मुझे सूझा था सर कि मैंने मैडम को बोला, देखो ना मैडम, आप, मैं और सर हम सब एक टेबल पे बैठे हैं और हमें पता भी नहीं है एक दूसरे की कास्ट क्या है, स्टिल वी आर शेयरिंग अ कॉमन टेबल। इट शोज दैट कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस इम्प्रूव हुआ है। इम्पैक्टफुल आंसर है। जी, तो इससे अभी उनको भी पता है कि ये पढ़ के थोड़ी ना आई है कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस इम्प्रूव हुआ है तो ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं है। और मुझे भी पता नहीं था कि ये सवाल मुझे आएगा। करेक्ट। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपका क्लैरिटी और चिंतन जरूरी है। बहुत जरूरी है, शांत रहना है। मतलब वहाँ सर ऐसा माहौल रहता है ना, जैसे हमने 12th फेल में देखा है, बाहर बिठा देते 10 मिनट पहले, वो लाइट लगता है, माहौल रहता है वैसे, लेकिन आप कूल रहो, मतलब एकदम चिल कूल होके जाना है। इतना भी कूल नहीं होना है कि कुछ भी इनफॉर्मल होके बोलो, ऐसा भी नहीं है। बैलेंस रख के बोलना चाहिए। गौतम बुद्धा ने सिखाया मिडिल पाथ। जी सर, मिडिल पाथ बोल सकते हैं जी। ओके, तो काफ़ी हमको इंसाइट्स मिले आपसे गौरी प्रिपरेशन के बारे में। हमको लग रहा है कि ये जो अगर कोई जो एस्पिरेंट्स है ये देखेंगे तो इनको ज़रूर इसमें फ़ायदा होगा। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपके पास अभी मोमेंटम है, तो आप अगला अटेम्प्ट भी उतने जोश से दीजिए, उतना स्ट्रैटेजी से दीजिए, ताकि हमको एक IAS ऑफिसर मिले। क्यों मिलना चाहिए IAS ऑफिसर? क्योंकि सिर्फ IAS बने तो कोई ज़्यादा खुशी नहीं है, बट ऐसा IAS अगर बने कि जो देश सेवा, समाज सेवा करना चाहता है तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। सो यू विल नॉट ओनली बी एन ऑफिसर बट यू विल बी अ ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट ऑफिसर, that we are very sure about. So best of luck for your future journey and thank you for giving us time today. Thank you very much, sir. Thank you.